जय हिंद दोस्तों। लास्ट जो हमने वीडियो कवर किया था वो था अबाउट क्विट इंडिया मूवमेंट। टुडे वी विल बी कवरिंग अबाउट सुभाष चंद्र बोस एंड आज़ाद हिंद फौज। तो अगर आपको याद हो, हमने कुछ 3-4 वीडियोस पहले डिस्कस किया था अबाउट द त्रिपुरी सेशन ऑफ कांग्रेस। ठीक है, तो त्रिपुरी सेशन ऑफ कांग्रेस में क्या हुआ था कि सुभाष चंद्र बोस वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस, बट गांधी जी जिसको सपोर्ट कर रहे थे वो थे पट्टाभी सीतारामैया। और उसके बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो चलन के तरीके थे उसमें कुछ मतभेद हुए, उसमें कुछ डिससेटिस्फैक्शंस हुई दोनों ही पक्षों में। और फिर फाइनली सुभाष चंद्र बोस जी ने आईएनसी में प्रेसिडेंटशिप का पद छोड़ दिया और राजेंद्र प्रसाद ने उस सेशन को आगे लीड किया एज अ प्रेसिडेंट। ठीक है, अब क्या होता है उसके बाद वहाँ से सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो निकलते हैं एंड देन ही प्लान्स आउट मैनी थिंग्स और फाइनली फिर एक फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना उनके द्वारा की जाती है। तो वो क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अबाउट द जर्नी ऑफ सुभाष चंद्र बोस आफ्टर दिस सेशन ऑफ आईएनसी। एंड ये जो पूरा चैप्टर है ये उन्हीं को डेडिकेटेड है, सुभाष चंद्र बोस को ही। सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन हियर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज नेताजी सुभाष चंद्र बोस वॉज बॉर्न इन द सिटी ऑफ। तो ये पैदा हुए थे कटक में, उड़ीसा में। ठीक है, कैलकाटा दिया जाता है फॉर कन्फ्यूजन, ध्यान रखिएगा, कटक में पैदा हुए थे। सो इनका बर्थ डेट है 23 जनवरी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइएगा 23 जनवरी को कौन सा दिवस सेलिब्रेट किया जाने लगा है। तो 23 जनवरी 1897 को इनका जन्म होता है कटक उड़ीसा में। ही वॉज ग्रेजुएटेड फ्रॉम कैलकाटा यूनिवर्सिटी। 1919 में उनका ग्रेजुएशन होता है और आईसीएस में इनका सिलेक्शन हो जाता है, इंडियन सिविल सर्विसेज में 1920 में। देन ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस इन 1938। तो 1938 में ये कांग्रेस प्रेसिडेंट बनते हैं एंड 1939 में भी ये बनते हैं, ऑल टुगेदर डिफरेंट स्टोरी जो हमने अभी डिस्कस की, वो रिज़ाइन कर देते हैं। उसके बाद वो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं 1939 में और फिर वहाँ से वो चले जाते हैं जर्मनी में। फिर 1943 में आज़ाद हिंद फौज को लीड करते हैं एंड ही इज़ बेटर नोन एज नेताजी। तो यहाँ से उनको नेताजी भी नाम दिया गया। विच पार्टी वॉज फाउंडेड बाय सुभाष चंद्र बोस इन द ईयर 1939 आफ्टर ही ब्रोक अवे फ्रॉम कांग्रेस। तो उन्होंने बनाई थी फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस ने रिज़ाइन कर दिया फ्रॉम द प्रेसिडेंटशिप आफ्टर द त्रिपुरी कांग्रेस and then he founded forward block. Subhash Chandra Bose has founded forward block in the year, which year? 1939. Who formed the forward block? So Subhash Chandra Bose. कौन से ईयर में हुआ? 1939 में हुआ। Who joined Bose to find All India Forward Block and actively associated with the INA movement? तो ये थे शीलभद्र याजी। शीलभद्र याजी ने सुभाष चंद्र बोस को ज्वाइन किया और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने में भी उनके साथ रहे और एक्टिवली एसोसिएट रहे आईएनए मूवमेंट के साथ भी। तो ये फ्रीडम फाइटर थे, बिहार से थे, जो कि महात्मा गांधी जी के साथ एसोसिएटेड थे और सुभाष चंद्र बोस के साथ। याजी ने सुभाष चंद्र बोस को ज्वाइन किया टू फाइंड ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक और एक्टिवली फिर ये बाद में एसोसिएटेड रहे आईएनए के मूवमेंट्स के साथ। द रिजल्ट ऑफ हुज ब्रेन इज़ आईएनए एंड हु फाउंडेड इट। तो ये जो इंडियन नेशनल आर्मी थी वो ऑल्दो फेमस हुई, बाद में उसमें नाम आया सुभाष चंद्र बोस का, बट इनिशियली इट वाज अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ मोहन सिंह। ठीक है, तो इंडियन नेशनल आर्मी वाज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ ज्ञानी प्रीतम सिंह ढिल्लों अलॉन्ग विथ मेजर फ्यूजीमारा एंड कैप्टन मोहन सिंह। तो 3 लोग इसमें इंपॉर्टेंट थे, ज्ञानी प्रीतम सिंह ढिल्लों, इनके साथ ही एक जापानीज मेजर थे मेजर फ्यूजीमारा और कैप्टन मोहन सिंह। इन तीनों ने फरवरी मार्च 1942 में ये क्या बोलते हैं आईएनए का गठन किया। ज्ञानी प्रीतम सिंह एक्टिवली इन्वॉल्व रहे इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में और गदर पार्टी में एंड ही वाज इंस्ट्रूमेंटल इन द फेल्ड 1915 म्यूटिनी दैट इज स्टिर्ड अमंग अ बंगाल लैंसर्स रेजिमेंट। द अथॉरिटीज स्टार्टेड हंटिंग हिम एंड ही फ्लेड वाया बर्मा टू बैंकॉक। तो देखिए 1915 की म्यूटिनी में इनका इंपॉर्टेंट रोल रहा है। ठीक है, दैट टाइम ही माइट बी अ यंग पर्सन, तो वहाँ पे उनका इंपॉर्टेंट रोल रहा है एंड ही स्टेड अमंग अ बंगाल लैंसर्स रेजिमेंट। फिर अथॉरिटीज़ उनको ढूंढती रहीं
एंड ही फ्लेड वाया बर्मा टू बैंकॉक, वो वहाँ से बर्मा से बैंकॉक निकल गए 1919 में, जहाँ पे कुछ इंडियन रेवोल्यूशनरीज के साथ मिलकर और फ्रॉम सम अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, मतलब जो इंडियन रेवोल्यूशनरीज वहाँ रह रहे थे, तो ये चले जाते हैं बर्मा बैंकॉक से। और वंस ही इन बैंकॉक ही मिंगल्ड विद द लोकल सिख कम्युनिटी, वहाँ पे पहुँचने के बाद वहाँ के लोकल सिख कम्युनिटी के साथ ही मिंगल अप हो जाते हैं। देन वहाँ से इनकी मुलाकात होती है एंड थ्रू हिज मिशनरी वर्क ये अपना जो गदर पार्टी का मैसेज होता है वो देना ये शुरू करते हैं। इसी बीच में उनकी मुलाकात होती है इवाइची फ्यूजीवारा से, जो कि जापानीज़ फील्ड इंटेलिजेंस सेक्शन के हेड थे उस रीजन के, who had even before the declaration of war by Japan reached an agreement of collaboration with Japanese at Bangkok on 4th December 1941। ज्ञानी प्रीतम सिंह का आइडिया है जो कि फ्यूजीवारा के साथ काम कर रहे थे, who released Indian soldiers, इन्होंने इंडियन सोल्जर्स को रिलीज़ करवाया, who were asked to join an Indian National Army, और उनको बोला कि भाई प्रिजनर ऑफ वॉर तो हो ही, आप यहाँ पे डल रहोगे, इससे अच्छा है कि अपने देश के लिए लड़ते हैं। और वहाँ से उनको रिलीज़ करवा के उन्होंने एक इंडियन नेशनल आर्मी की गठन करने के बारे में सोचा, टू फाइट फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस। ये जो प्लान्स थे ये स्टार्ट हो चुके थे लॉन्ग बिफोर द वॉर ब्रोक आउट अमंग अ ग्रुप ऑफ रेवोल्यूशनरीज जो कि बैंकॉक में होते थे। तो कैप्टन मोहन सिंह, ऑल्दो ही वॉज नॉट द फाउंडर ऑफ INA, बट ही वॉज द फर्स्ट ऑपरेशनल कमांडर ऑफ INA। ठीक है, फाउंडर नहीं थे। अगर पूछा जाए फाउंडर, ब्रेन चाइल्ड, अब इसमें ऑप्शन नहीं था, इसलिए हमें कैप्टन मोहन सिंह नाम देना पड़ा। ऑल्दो ही इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी ऑफ INA, बट हम अभी की बात करें तो अभी अगर हम सिंपली इफ़ यू आर नॉट अ स्टूडेंट, इफ़ यू हैव नॉट रेड वेल, तो आप INA के नाम के साथ सीधे सुभाष चंद्र बोस जी का नाम जोड़ते हैं। तो वो एक इम्पॉर्टेंट फिगर थे, बट ये जो ब्रेन चाइल्ड था ये ज्ञानी प्रीतम सिंह का था। उसके बाद इवाइची फ्यूजीवारा, जिन्होंने इंडियन सोल्जर्स को रिलीज़ करवाया, एक इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया। उसके बाद पहले जो ऑपरेशनल कमांडर इन चीफ बनते हैं वो बनते हैं कैप्टन मोहन सिंह, एंड ही एक्सेप्टेड द पोजीशन ऑन ज्ञानी जी एंड इवाइची फ्यूजीवारा इंसिस्टेंस। द ब्रेन चाइल्ड बिहाइंड INA वर इवाइची फ्यूजीवारा एंड ज्ञानी प्रीतम सिंह। तो जो ब्रेन चाइल्ड रहे हैं वो कैप्टन ज्ञानी प्रीतम सिंह और इवाइची फ्यूजीवारा रहे हैं। मोहन सिंह पहले ऑपरेशनल कमांडर रहे थे। ओके, नेक्स्ट INA वॉज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ, अब यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, ज्ञानी प्रीतम सिंह, मोहन सिंह, सुभाष चंद्र बोस, मेजर फ्यूजीवारा। अब देखिए आपको लगेगा सारे हैं, तो सारों का तो ऑप्शन उन्होंने हटा ही दिया, ऑल ऑफ द अबव तो ऑप्शन ही नहीं दिया है। अब आप सोचोगे भाई कि आपको मेनली जो नाम पता होता है सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस जी का, फिर मोहन सिंह का, बट यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ज्ञानी प्रीतम सिंह और इवाइची फ्यूजीवारा ये मेन ब्रेन चाइल्ड थे बिहाइंड दिस INA। ओके, सो ये हमने देख ही लिया है। हु सजेस्टेड द आइडिया ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी? आइडिया ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी, अभी देखिए इसमें दोबारा से कोई ऑप्शंस नहीं है तो हमें मोहन सिंह का नाम देना पड़ेगा। हैव नॉट बीन मेंशन। इन विच ईयर द INA इंडियन नेशनल आर्मी फाउंडेड? इंडियन नेशनल आर्मी वॉज फाउंडेड इन 1942, तो 1942 में ये बनी थी। द फर्स्ट इंडियन नेशनल आर्मी वॉज the first Indian National Army or first INA was the Indian National Army as it existed between February and December 1942. ठीक है, it was formed with the aid of Japanese and after the fall of Singapore consisted of approximately 12,000 of the 40,000 Indian prisoners of war who were captured during Malayan campaign or surrendered at Singapore। तो इन्होंने क्या किया था, प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो कि उस समय कैप्चर हुए थे उनको, और उनमें से 12,000 लोगों को इन्होंने एग्री करवा पाया टू बिकम द रेवोल्यूशनरीज ईयर। इट वॉज फॉर्मली प्रोक्लेम्ड इन अप्रैल 1942 एंड डिक्लेयर्ड द सबऑर्डिनेट मिलिट्री विंग ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग इन जून 1942। ये यूनिट डिसॉल्व होती है दिसंबर 1942 में आफ्टर द अप्रहेंशंस ऑफ जापानीज मोटिव्स with regards of INA led to the disagreements and distrust between Mohan Singh and INA leadership on the one hand and League's leadership most notably Ras Behari Bose on the other। तो यहाँ पे कुछ डिससेटिस्फैक्शंस भी होती हैं इन दो लीग्स के बीच में, दो लीग्स टाइप की बन जाती हैं। A large number of INA's initial volunteer however later went on to join the INA in second incarnation under Subhash Chandra Bose।
तो फिर अब दोबारा से रिवाइव होती है सुभाष चंद्र बोस के अंतर्गत. बोस अराइव्ड इन सिंगापुर ऑन 2 जुलाई एंड इन अक्टूबर 1943 formally announced the establishment of provisional government of free India and took charges of INA. ठीक है. तो इंडियन नेशनल आर्मी में क्या है कि इनिशियली ब्रेन चाइल्ड रहा, याद रखिएगा, ज्ञानी प्रीतम सिंह एवाईची फ्यूजीवारा का. ऑप्शन नहीं है, आप मोहन सिंह दे सकते हैं. मोहन सिंह थे कौन एक्चुअली इसमें? मोहन सिंह ऑपरेशनल कमांडर इन चीफ थे फर्स्ट. उसके बाद ये फिर से दिस मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन एक तरीके से अपने डोमेंट स्टेट में जाने लगी. दोबारा से इसको रिवाइव किया सुभाष चंद्र बोस ने. फिर यहाँ पे जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स थे उनको दोबारा तैयार किया गया टू फाइट फॉर द इंडियन इंडिपेंडेंस, और यहाँ से एक आर्मी तैयार होती है. द फर्स्ट कमांडर ऑफ आज़ाद हिंद फौज वॉज, फर्स्ट कमांडर ऑफ आज़ाद हिंद फौज कौन थे? मोहन सिंह. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्सन वॉज नॉट एसोसिएटेड विद आज़ाद हिंद फौज? नॉट एसोसिएटेड: शहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल, कर्नल शौकत अली मलिक और मेजर करतार सिंह. ठीक है, तो इनमें से तो सारे ही एसोसिएटेड थे विद द दिस क्या बोलेंगे आपको इसको, सारे ही एसोसिएटेड थे आज़ाद हिंद फौज से, है ना. ऐसा कोई भी नहीं था इनमें से जो आज़ाद हिंद फौज से एसोसिएटेड नहीं था. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आज़ाद हिंद फौज वॉज डिक्लेयर्ड ऑन, कब ऑर्गेनाइज किया गया? 21 अक्टूबर 1943 को. सो रास बिहारी बोस हैंडेड ओवर द चार्ज ऑफ INA टू सुभाष चंद्र बोस एंड ओके. सो अच्छा, ये डेट इन्होंने डेट कंफर्मेशन ली है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आज़ाद हिंद फौज वॉज डिक्लेयर्ड ऑन 21 अक्टूबर 1943. तो रास बिहारी बोस जो थे उन्होंने चार्ज दिया INA का सुभाष चंद्र बोस को 4 जुलाई 1943 को. एंड 21 अक्टूबर 1943 फॉर्मली इस्टेब्लिश होता है प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया. ओके, आई वाज कंफ्यूज्ड विद दिस. वाई 4 जुलाई एंड 21 अक्टूबर? सो 21 अक्टूबर को ऑफिशियली अनाउंस किया जाता है इसको. नेक्स्ट इज सुभाष चंद्र बोस अनाउंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया ऑन, तो ये अनाउंस किया गया 21 अक्टूबर 1943 को. देन वेयर वॉज आज़ाद हिंद फौज सेटअप इन 1943? कहाँ पर बनी थी? तो ये बनी थी मलाया में. 4 जुलाई 1943 को सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग को इंडियन नेशनल आर्मी नाम दिया. उस समय सिंगापुर आइलैंड जो था वो ब्रिटिश मलाया का मतलब एक पार्ट था. ठीक है. विच इंडियन रेवोल्यूशनरी हेल्प्ड सुभाष चंद्र बोस इन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आज़ाद हिंद फौज? तो ये थे रास बिहारी बोस. द हेड ऑफिस ऑफ आज़ाद हिंद फौज इज सिचुएटेड एट, हेड ऑफिस सिचुएटेड है रंगून में. हु सेड तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? ये बोला था सुभाष चंद्र बोस ने ड्यूरिंग दिस कैंपेन. सो ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल हु ऑफ द फॉलोइंग रेज इन इंडियन आर्मी? ठीक है. फ्री इंडियन लीजन, तो इस टाइम पे फ्री इंडियन लीजन शुरू किया था सुभाष चंद्र बोस ने. देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने एक्सप्लेनेशन पढ़ा नहीं है क्योंकि एवरीवन नोज़ कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसका नारा है. ठीक है, तो ये सुभाष चंद्र बोस जी का नारा है. नीचे जो है ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हु ऑफ द फॉलोइंग रेज्ड एन इंडियन आर्मी विद द फ्री इंडियन लीजन? सो इट वॉज ऑल्सो सुभाष चंद्र बोस. ही रीच जर्मनी ऑन 3 अप्रैल 1941. वहाँ पे उन्होंने फ्री इंडिया सेंटर बनाया विद द हेल्प ऑफ जर्मन फॉरेन मिनिस्ट्री आफ्टर 6 months. देन German ruler Adolf Hitler approved it and permitted Subhash Chandra Bose to organize an army for independence war in the late 1941. सुभाष चंद्र बोस ने भी एक आर्मी खड़ी की थी विद 10,000 prisoners of Roman battle in नॉर्थ अफ्रीका एंड इसी को बोलते हैं द फ्री इंडियन लीजन. ठीक है. सो ये भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाई गई एक बॉडी थी. ही फाउंडेड इट. एंड नेक्स्ट इज हु ऑफ द फॉलोइंग? देखिए आज थोड़ा सा बोलने में डिस्टर्बेंस हो रहा है. माई थ्रोट इज़ अगेन इट इज़ इन पेन, सो आई फील अ बिट डिस्कम्फर्ट वाइल स्पीकिंग. प्लीज़ बेयर कीजिए साथ में. सो हु अमंग द फॉलोइंग इस्टेब्लिश रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट? रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट इस्टेब्लिश किया था सुभाष चंद्र बोस ने.
So, Rani Lakshmi Jhansi resident was the women's resident of the Indian National Army during the Second World War. इसको नाम दिया था रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर बिकॉज वो एक रेवोल्यूशनरी हीरोइन रह चुकी 1857 की. द रेजिमेंट वॉज फॉर्म्ड इन 1943 and under Subhash Chandra Bose along with other Indian nationalist forces aiming to overthrow the British Empire in colonial India with assistance from Imperial Japan. Indian National Army had three other battalions, namely Subhash Brigade, Nehru Brigade and Gandhi Brigade. तो सुभाष नेहरू गांधी ब्रिगेड भी थी और साथ में एक रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट भी थी जो महिलाओं के लिए थी. हु अमंग द फॉलोइंग वॉज कॉल्ड सुभाष बोस एज देश नायक. तो इनको देश नायक बोला था रविन्द्रनाथ टैगोर ने. रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना टाइटल दिया देश नायक और नेशनल लीडर इन 1938 and at Shanti Niketan after Subhash Chandra Bose became the president of INC. So महात्मा गांधी कॉल्ड हिम पैट्रियट ऑफ पैट्रियट्स. महात्मा गांधी ने उनको पैट्रियट ऑफ पैट्रियट्स बोला था जबकि देश नायक उनको बोला था रविन्द्रनाथ टैगोर ने. हु गेव द स्लोगन जय हिंद. जय हिंद स्लोगन दिया था सुभाष चंद्र बोस ने. नेक्स्ट इज आज़ाद हिंद फौज वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे. तो इसके लिए कोई डे असाइन किया गया था, वो था 12 नवंबर 1945 आज़ाद हिंद फौज. सो ये मनाया जाता है 12 नवंबर 1945 को. वाइल फ्रॉम 5 नवंबर टू 11 नवंबर सोल्जर्स ऑफ आज़ाद हिंद फौज पी.के. सहगल, शाहनवाज एंड गुरबख्श सिंह ढिल्लों was passed away. Sorry, prosecuted. तो आज़ाद हिंद फौज जो है वो बनाई गई 12 नवंबर 1945 को. वाइल ऑन 5 नवंबर फ्रॉम 5 नवंबर टू 11 नवंबर जो सोल्जर्स थे आज़ाद हिंद फौज के जैसे कि पी.के. सहगल, शाहनवाज और गुरबख्श सिंह ढिल्लों, इनको प्रोसिक्यूट किया था. ठीक है. विच सोल्जर ऑफ आज़ाद हिंद फौज वॉज सेंटेंस टू 7 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट. 7 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट मिला था राशिद अली को. उनको 7 साल की सज़ा हुई थी. इन द ईयर 1945 राशिद अली, कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लों, कर्नल प्रेम कुमार सहगल, जनरल शाहनवाज खान, ये अरेस्ट होते हैं ब्रिटिश फोर्सेस के द्वारा और इनको भेजा जाता है रेड फोर्ट एट दिल्ली फॉर कोर्ट मार्शल. आफ्टर द एंड ऑफ द वॉर कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लों, कर्नल प्रेम कुमार सहगल, जनरल शाहनवाज खान, इनको ट्रायल के लिए रखा जाता है फॉर वेजिंग द वॉर अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पर. राशिद अली वॉज सेंटेंस टू 7 year इम्प्रिजनमेंट जबकि प्रिजनर्स जो थे दे फेस द डेथ पेनल्टी, life imprisonment or a fine or a punishment. The defense of INA prisoners was taken by the Congress and भूला भाई देसाई. तो इनको डिफेंस किसने किया था, डिफेंड किया था इनको जो उस समय के हमारे फ्रीडम फाइटर्स जो लोग लॉयर्स थे, एडवोकेट्स थे. सो INA प्रिजनर्स को डिफेंड किया गया कांग्रेस और भूला भाई देसाई से, तेज बहादुर सप्रू, KN काटजू, नेहरू एंड आसफ अली, ये कोर्ट में अपीयर होते थे एट द हिस्टोरिक रेड फोर्ट ट्रायल्स. द ग्रोइंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स. तो बेसिकली जो नेशनल सेंटिमेंट्स थे वो वायलेंट कन्फ्रंट्रेशन में बदल गए विद अथॉरिटी एंड प्रेशर फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टीज फ्रॉम इंडिया. लॉर्ड वेवल वॉज फोर्स टू कम्यूट द सेंटेंस एंड ऑफ द डिफेंडेंट्स बाय यूजिंग प्रिविलेज्ड अथॉरिटी. ठीक है. तो प्रिविलेज अथॉरिटी का इस्तेमाल करके इन्होंने ही वॉज फोर्स टू कम्यूट द सेंटेंसेज ऑफ डिफेंडेंट्स. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट एसोसिएटेड विद INA. तो इनमें से BC दत्त जो है वो INA से एसोसिएटेड नहीं है. BC दत्त रिलेटेड इससे नहीं है. नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग ऑफिसर्स ऑफ आज़ाद हिंद फौज डिड नॉट फेस फेमस रेड फोर्ट ट्रायल्स. तो ये मोहन सिंह थे. मोहन सिंह ने ये रेड फोर्ट ट्रायल्स फेस नहीं किया. ऑफिसर्स ऑफ INA वर टेकन टू कोर्ट मार्शल इन कोर्ट मार्शल एट द रेड फोर्ट ऑन दिल्ली बिटवीन नवंबर 1945 एंड मई 1946. 10 कोर्ट मार्शल्स हुए थे. द फर्स्ट ऑफ दीज वॉज द जॉइंट कोर्ट मार्शल ऑफ कर्नल प्रेम सहगल, कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लों, देन and Major General Shahnawaz Khan, who had been prisoners of war in Singapore. Then they were charged with waging war against the king as well as murder and attempt to murder.
द कांग्रेस फॉर्म्ड अ डिफेंस कमेटी, तो कांग्रेस ने एक डिफेंस कमेटी बनाई जिसमें कि 17 एडवोकेट्स थे, जिसमें कि भूला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, के एन काटजू, जे एल नेहरू, आसफ अली, भूला भाई, इन सब ने दे वर लीडिंग द काउंसिल फॉर द डिफेंस. मुस्लिम लीग ऑल्सो ज्वाइंड इन दिस एजिटेशन, तो इस एजिटेशन में मुस्लिम लीग ने भी ज्वाइन किया था. ठीक है. Who among the following had headed the group of advocates to argue the case on behalf of Indian National Army in 1945 in Red Fort trials? तो हेड किसने किया था? हेड किया था भूलाभाई देसाई ने, मतलब जो लीडरशिप प्रोवाइड की थी यहाँ पे भूलाभाई देसाई जी ने की थी. तो 3 इंडियन नेशनल आर्मी सोल्जर शहनवाज खान, गुरबख्श सिंह ढिल्लों, प्रेम कुमार सहगल, इनको एक्यूज़ किया गया ऑफ ट्रेजन अगेंस्ट द कंट्री ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड. भूला भाई देसाई, टी बी सप्रू, कैलाशनाथ काटजू, जवाहरलाल नेहरू एटसेट्रा, ये पार्ट थे डिफेंस टीम के ऑफ 3 INA सोल्जर्स. द ट्रायल बिगेन इन नवंबर 1945 एट रेड फोर्ट इन दिल्ली. भूला भाई देसाई headed basically this group of advocates to argue the case on behalf of INA. Which among the following was the advocate at the famous INA trials? So this was Bhula Bhai Desai. Who among the following was the advocate at famous INA trial? Bhula Bhai Desai. Who among the following advocates had appeared for INA trials at Delhi in 45-46? Bhula Bhai Desai. The trial of officers of INA was held in, कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था रेड फोर्ट दिल्ली में. फेमस INA ट्रायल्स टुक प्लेस इन रेड फोर्ट इन द फेमस प्लेस इन विच ईयर? तो 1945. ठीक है. आगे बढ़ने से पहले एक बार देख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं. अगर ज़्यादा होंगे तो एक गो में नहीं जाएंगे बिकॉज ऑफ द थ्रोट इन्फेक्शन विच आई एम फेसिंग राइट नाउ. अगर कम बचेंगे, ओके, देर आर हार्डली 5 क्वेश्चंस लेफ्ट. Let's discuss. So, who among the following had pleaded on the side of Indian National Army officers in the Red Fort trials? तो ये थे सर T.P. सप्रू. In the context of colonial India, Shahnawaz Khan, प्रेम कुमार सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लों, so दे आर रिमेंबर्ड एज, इनको कैसे याद किया जा रहा है? इनको याद किया जा रहा है ऑफिसर्स ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी के तौर पे. हु अमंग द फॉलोइंग हैड नॉट एडवोकेटेड इन INA रेड फोर्ट ट्रायल? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नहीं किया था. भूला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, काटजू, नेहरू, आसफ अली, दे हैव कंडक्ट, मतलब बेसिकली ये एसोसिएटेड थे INA ट्रायल से. वल्लभ भाई पटेल नहीं थे. ठीक है. While Vallabhbhai Patel was not included in INA trials. At the Congress Working Committee meeting at Allahabad, April-May 1947, which of the following members was able to secure a majority for his plan of guerrilla war against the Japanese due to India's univocal more tactics, you can say, जैसे कि बोल रहे हैं कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग जो हुई थी इलाहाबाद में, इनमें से कौन से मेंबर जो थे, दे वर एबल टू सिक्योर अ मेजॉरिटी फॉर हिज प्लान ऑफ गुरिल्ला वॉर अगेंस्ट द जापानीज ड्यू टू इंडियाज अनइक्विवोकल स्टैंड अगेंस्ट नाजिज्म, फासिज्म एंड इम्पीरियलिज्म. ठीक है. तो ये थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू. सो पंडित नेहरू वॉज एबल टू सिक्योर अ मेजॉरिटी ऑफ इट्स प्लान ऑफ guerrilla war against the Japanese due to India's clear stand against Nazism, fascism and imperialism. ठीक है. So I know this chapter was a little bit not tough because of me actually, because I'm not able to read well. I'm not able to read it well, narrate it well. So I'm sorry for that. But yes, keep supporting, keep studying. Jai Hind, Jai Bharat.